सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर के अंदर किए ग्राफ्स, 6 फंक्शन, मेरे हिसाब से 6 फंक्शन किए। कौन से किए थे? कांस्टेंट किया हमने, रेसिप्रोकल किया था, आइडेंटिटी किया था, और यहाँ पर भी हमने 3 किए शायद। कौन से? रैशनल पॉलिनोमियल और स्क्वायर रूट। ठीक है, ये ग्राफ्स हम लोग कर चुके हैं। अब टाइम आ गया है 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स का, और फिर उसके अगले लेक्चर में 3 इजी ग्राफ्स करेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम लोग करने वाले 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। तो वो 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ के लिए ये बोर्ड हम लोग कर लेते हैं आधे में डिवाइड। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ कर रहे हैं, और उन दोनों इंपॉर्टेंट ग्राफ का नाम क्या क्या है? एक है मॉड्यूलस फंक्शन, और दूसरा है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, आज हम लोग इसके ग्राफ करने वाले हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन के हम लोग ग्राफ करने वाले हैं। तो ये दोनों ग्राफ्स अब आपको समझने हैं कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले वील बी डिस्कसिंग मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? ठीक है, उसको लिखते कैसे पहले तो ये समझो। मॉड्यूलस फंक्शन इज रिटन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई विच इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू मॉड एक्स। नाउ हाउ इट इज रिटन, देखो एंटर के ऊपर अगर आप शिफ्ट से लाइन दबाओगे ना तो ऐसी स्ट्रेट लाइन आती है, उसके बीच में एक्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है पहले तो ये समझो। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है ऑलवेज पॉजिटिव। मैथ्स के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब irrespective of any value of x, whether the x is negative, whether the x is positive, irrespective of any value of x, the y will always be positive। समझ में आया? irrespective of any value of x, इसका मतलब मैं डोमेन स्पेसिफाई कर रहा हूं। क्या irrespective of any value of x का क्या मतलब हो गया? कि x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, x बिलोंग्स टू R। डोमेन हमेशा क्या है आपका? x होगा। ठीक, रेंज आपका क्या है? हमेशा y होगा। और y मैंने आपको हमेशा क्या बोला? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब 0 और 0 से बड़ा। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव एंड इक्वल टू 0 हम लोग बात करेंगे। ये है आपका डोमेन और रेंज ऑफ दिस गिवन फंक्शन, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अब ये बनता कैसे, पहले वो चीज भी देख लो, और उसके बाद मैं इसके बारे में बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स अब इस बार मैंने इससे ग्राफ बना दिया आपका। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ होता है वी शेप ग्राफ, कुछ इस टाइप का। दिस इज वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब इसके बारे में मैं बताने क्या वाला हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे, x कैन बी एनी वैल्यू, x कैन बी एनी रियल वैल्यू, बट द y वैल्यूज, द रेंज इज ऑलवेज 0 टू इंफिनिटी। तो वो चीज मैं आपको यहां पर स्पेसिफाई कर चुका हूं कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है, वो मैं आप लोग को बता चुका हूं। नाउ द फैक्ट इज, और द पार्ट इज कि ये बनता कैसे है ग्राफ। ये ग्राफ कैसे आया? ये ग्राफ बेसिकली मिलाप है किसका? आइडेंटिटी फंक्शन का एंड आइडेंटिटी फंक्शन का एंड नेगेशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन का। मतलब क्या वो लिखता हूं। एंड एक और चीज हमेशा ध्यान में रखना कि मैंने आपको बोला ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, और एब्सोल्यूट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर मैं वैल्यू 1 दे रहा हूं तो आंसर मेरा क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब y इज इक्वल टू मॉड x है, इसका मतलब, अब देखो ये मॉड का मतलब आंसर को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, मॉड का मतलब क्या होता है? आंसर को पॉजिटिव बनाना है। इसका क्या मतलब है एक्चुअली में? अगर मैं नंबर डालूं, अगर मैं 1 डालूं तो 1 तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो आंसर 1 का 1 ही रहेगा।
2 डालू तो आंसर पॉजिटिव है, तो 2 का 2 ही रहेगा। तो mod 2 2 है, mod 3 3 है, लेकिन mod -3 भी 3 है, mod -3 भी 3 है। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर मैंने नेगेटिव नंबर भी डाला तो भी आंसर ऑटोमेटिकली क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। ये मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ये मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, समझ में आया इतना? अब ये समझ में आने के बाद आपको क्या इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर यूज करना है, वो ये है कि आपका जो y है वो x पर कैसी डिपेंडेंसी शो कर रहा है, वो अब हम लोग देखने वाले हैं। जब x ग्रेटर देन 0 है, यहां पर लिखता हूं, जब x ग्रेटर देन 0 है, अगर मैं y की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, ठीक है, जब x ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है, लेट सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, या 0 ले लिया, 0.5 ले लिया, 0.6 ले लिया, आंसर उसका मॉड वही आंसर होता है जो x की वैल्यू है, वही आंसर होता है जो x की वैल्यू है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल टू x, बट आइडेंटिटी फंक्शन क्या था, वो तो ऑल रियल नंबर्स पर लाई करता है, उसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स पर था, लेकिन यहां पर हम लोग इसलिए इसको आइडेंटिटी फंक्शन नहीं बोलते, मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं। लेकिन फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ आइडेंटिटी, मतलब y इज इक्वल टू x। अगर 2 है तो 2 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 7 है तो 7 आएगा, 10 है तो 10 आएगा आंसर। ठीक है, और अगर x इज लेस देन 0, और अगर x इज लेस देन 0, जैसे कि -3, -4, -5, तो आंसर तब भी पॉजिटिव आ रहा है। मतलब x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, -3 ले ली, ठीक है, x की वैल्यू -4 ले ली, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। कैन आई से द आंसर इज एक्चुअली, ये साइन माइनस का यहां से पुट करके यहां लगा दूं, तो कैन आई से y विल बी इक्वल टू -x। सिमिलरली 3 के केस में भी देख लो, आंसर क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। मतलब ये माइनस का साइन यहां से उठा करके यहां लगा दो, क्या मैं बोल सकता हूं y की वैल्यू -x है जब x लेस देन 0 है? जी हाँ जी, ठीक है। तो ये होता है मॉड्यूलस का असली तरीका, ठीक है, ये होता है मॉड्यूलस का आपका असली तरीका जो हम लोग इंपॉर्टेंट मतलब यूज में लाते हैं। ग्राफ मॉड्यूलस का कैसे बनता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x ही खुलेगा ग्राफ, तो y इज इक्वल टू x की लाइन बनेगी, और जब जब x लेस देन 0 होगा तो y इज इक्वल टू -x की लाइन बनेगी। ठीक है, अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर दूं यहां पर, तो आई राइट ये y इज इक्वल टू x की लाइन है और ये y इज इक्वल टू -x की लाइन है। ठीक है, पता लगा, यहां तक क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था मॉड्यूलस फंक्शन। अब मैं आप लोग को 2 चीजें बताने वाला हूं मॉड्यूलस फंक्शन की, जो इनइक्वालिटी बेस्ड है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी आपको लिखा आएगा ऐसा, आपको ये प्रॉपर्टी समझ लो मॉड्यूलस फंक्शन की, ठीक है, mod x is greater than 4, mod x is greater than 4। मतलब क्या हुआ, आपका क्वेश्चन आया mod x is greater than 4, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व? इसको मैं इधर लिखता हूं क्योंकि फिर मुझे कंडीशंस लिखनी है, वो मैं नीचे लिखूंगा। mod x is greater than 4 मतलब x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर मेरा mod x 4 से बड़ा आए। तो x की वैल्यू 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 4.1 ले लो, 4.2 ले लो, 4.3 ले लो, 4.4 ले लो, कुछ भी ले लो चलेगा। मतलब 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लोगे चलेगा। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि x को 4 से जितना बड़ा लोगे, आप 4 से बड़ा ले लो, मेरी सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर देंगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि मॉड ऑफ x जब x ग्रेटर देन 0 है तो वही खुलता है जो x होता है। तो अगर 4 लोगे तो मॉड 4 ही होता है, लेकिन मुझे 4 से बड़ा चाहिए तो आई टेक 4.1, 4.2, 4.3, आंसर 4 से बड़ा ही आएगा। सही बात। लेकिन
आप एक और चीज देख सकते हो, अगर मैंने x की वैल्यू -5 डाली, अगर मैंने x की वैल्यू -5 डाली, तो मॉड ऑफ -5 इज 5, मॉड ऑफ -5 इज 5, which is also greater than 4. Mod of -6 is 6, which is also greater than 4. Mod of -7 is equal to 7, which is greater than 4. So can I say, basically I have to take all the numbers less than -4, and that will also satisfy the given condition. That will also satisfy the given condition. समझ में आ गया? तो ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज समझाई। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन क्या आपको दिमाग में रखना है कि मॉड एक्स अगर कभी भी ग्रेटर देन ए आया, प्रोवाइडेड ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ए मैं क्या ले रहा हूं, ये नंबर ले रहा हूं, कोई सा भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई सा भी नंबर हो, ठीक है। प्रोवाइडेड ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। क्यों भाई? ए लेस देन 0 हुआ, फिर क्या टेंशन है? अरे भाई ए लेस देन 0 होगा, लेट सपोज ए की वैल्यू है -1, ये -1 लिखा है यहाँ पर, लेट सपोज अभी -1 लिखा है यहाँ पर। अगर -1 लिखा है तो मॉड की कोई भी वैल्यू उठाओ, कोई भी वैल्यू उठाओ, कोई भी जो मन में है, 5 10 15 -10 -20 -30 -50, कुछ भी उठाओ, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन -1। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होता है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी है, उसकी रेंज। तो इसलिए ये चीज कभी भी वैलिड हो तो ऑल रियल नंबर्स आपका डोमेन हो जाएगा। बट अगर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, ऐसा कभी क्वेश्चन आया एंड ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो आपका डोमेन स्पेसिफिकली फॉर दिस केस क्या बन जाएगा? क्या लोगे आप एक केस लोगे एक्स इज ग्रेटर देन ए, x इज ग्रेटर देन ए, मतलब x इज ग्रेटर देन 4 वाला केस है, ठीक है, एंड x इज लेस देन -a। तो आप ये दोनों को सोल्यूशन सेट में डालोगे, इन दोनों का यूनियन सोल्यूशन सेट में डालोगे, क्योंकि -3 -5 -6 -7 वो भी आंसर में आ सकते हैं, एंड 5 6 7 भी आंसर में आ सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो आप इक्वल टू लगा देना, ठीक है, वो आप लगा सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब एक लास्ट कंडीशन और है इसी में मॉड्यूलस में, और वो क्या है? मॉड एक्स इज लेस देन 4। तो ऐसे में कौन से आंसर आएंगे? ऐसे में कौन से आंसर आएंगे? ऐसे में फर्क क्या हो जाएगा? मॉड एक्स इज लेस देन 4 मतलब एक्स लेस देन 4 के जितने भी आंसर है वो तो आने ही चाहिए, जैसे कि 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। बट कहां तक जाएगा ये? 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन 4 है। -4 विल बी, उसका मॉड क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। इज 4 लेस देन 4? नहीं, मतलब -3.9999 तक आंसर आ सकता है, -3.9999 तक आंसर आ सकता है, लेकिन -4 नहीं आ सकता। कहना है देयरफॉर से कि -4 से x बड़ा भी होना चाहिए, -4 से बड़ी वैल्यूज -3 -2 -1, और 4 से छोटी वैल्यू 3 2 1 और 0। दैट इज योर सोल्यूशन सेट, क्योंकि -3 का मॉड इज 3 इज लेस देन 4। देयरफॉर जब भी आपका क्वेश्चन आएगा मॉड x इज लेस देन a, तो आप हमेशा क्या करोगे? आपको याद रखना है द डोमेन विल बी स्पेसिफाइड। वापस ये कंडीशन तो मैं दे ही रहा हूं, a इज ग्रेटर देन 0, डोमेन विल बी स्पेसिफाइड टू x विल लाई बिटवीन -a to a। डायरेक्टली आप ये लगाओगे, जब डोमेन रेंज का क्वेश्चन करेंगे ना तब ये यूज में आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आप लोग को चीजें बताई है मॉड्यूलस की, जो अभी हम लोग काम में लाने वाले हैं प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चंस के अंदर। समझ में आया? इतना क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। तो मैंने मॉड्यूलस का ग्राफ आप लोग को पूरा बता दिया कैसे बनता है। मैंने आप लोग को मॉड्यूलस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आए तो इक्वल टू का साइन लगा देना, और कोई बात नहीं। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, एंड मैंने उसका रेंज भी बता दिया, इट इज ऑलवेज लाइन फ्रॉम 0 to ∞, ठीक।
मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। x की वैल्यू जब 0 होगी तो आंसर 0 है। ऑल राइट, सो विद दिस मॉड्यूलस फंक्शन हुआ खत्म। इट्स टाइम टू स्टार्ट विद द न्यू फंक्शन दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चाहे तो पॉज कर लो, रेस्ट लेके आ जाओ 5 मिनट एंड फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लो, ठीक है। I'll start with greatest integer function. Greatest integer function मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर आपने 2 से बड़ी वैल्यू डाली विद इन द रेंज ऑफ 2 to 3, 2 से बड़ी एक वैल्यू डाली विद इन द रेंज ऑफ 2 to 3, जैसे कि लेट्स सपोज 2.3 डाला, द आंसर इज 2। 2.9 डाला, द आंसर इज 2। 2.7 डाला, द आंसर इज 2। ठीक है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले तो डिनोट कैसे करते हैं वो देख लो। f of x is equal to y which is written as box of x। ऐसे ये बॉक्स से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स ऑफ x। GIF भी बोलते हैं, GIF, ठीक है, बॉक्स ऑफ x। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ये चीज समझ में आई आपको। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे होता है पहले वो बताता हूँ और फिर इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। चलो पहले आप लोग को वो सारी चीजें बताता हूँ जो मैं बता रहा था। बॉक्स ऑफ 2.7 इज 2, बॉक्स ऑफ 2.5 इज 2, बॉक्स ऑफ 2 इज 2। मतलब बॉक्स ऑफ x बोलते हैं ना, तो बॉक्स ऑफ 2 इज 2, बॉक्स ऑफ 2.5 इज 2, बॉक्स ऑफ 2.7 इज 2, बॉक्स ऑफ 3.1 इज 3, बॉक्स ऑफ 1.9 इज 1। इफ यू कैन सी एक पैटर्न अगर आप देख पा रहे हो तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो बेसिकली 2.7 कौन से दो इंटीजर के बीच में आते हैं? देखो इंटीजर वर्ड यूज हुआ है तो हम लोग इंटीजर को ही यूज करेंगे। कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आता है? कहना इसे 2 और 3 के बीच में आता है। एंड बॉक्स अगर मैं ले रहा हूं, अगर मैं बॉक्स ऑफ दिस फंक्शन वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है, इसका बॉक्स ले रहा हूं मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहा हूं, तो आंसर क्या आ रहा है मेरा? उसका लेफ्ट वाला इंटीजर। अगर मैं 1.9 को डिनोट करता हूं तो 1.9 किन दोनों के बीच आता है? 1 और 2 के। आंसर क्या आ रहा है इसका? 1, जो पीछे इंटीजर लिखा है। तो बेसिकली मैं इसको नाम देता हूं द लेफ्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने इसको एक नाम दिया भाई द लेफ्ट इंटीजर फंक्शन। लेफ्ट इंटीजर फंक्शन का क्या मतलब हुआ? जो भी आपने वैल्यू डाली उसके जो लेफ्ट में इंटीजर लिखा है, जो दो इंटीजर्स के बीच में वो लाई करता है, उसके लेफ्ट में जो इंटीजर लिखा है वो उसका आंसर होता है। लेट्स सपोज आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पाई। पाई का आंसर क्या है? पाई होता क्या है? 3.14 समथिंग एंड सो ऑन। इट लाइज बिटवीन 3 and 4, देयरफॉर आंसर विल बी 3। आपसे पूछा गया माइनस पाई का आंसर कितना है, तो माइनस पाई मतलब -3.14। इट लाइज बिटवीन -4 and -3। अब देखो मैंने इधर -4 क्यों लिखा? क्योंकि भाई -3 से छोटा होता है -4, इसलिए। तो इसका आंसर क्या होगा? टू द लेफ्ट जो इंटीजर लिखा है, द लेफ्ट इंटीजर फंक्शन। आंसर क्या आ गया? -4 आ गया। सो दिस इज द लेफ्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट फंक्शन, द बॉक्स फंक्शन, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देख लो। ये आप लोग का क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसका ग्राफ होता है। इसको हम लोग और एक और नाम से बोलते हैं द स्टेप फंक्शन। स्टेप्स, क्यों स्टेप्स बनते हैं जरा ध्यान से देख लो। 0 पर आंसर मुझे 0 देगा। अच्छा एक और चीज, इंटीजर पर वो आंसर मुझे वही इंटीजर देता है जो अंदर लिखा हुआ है, ये चीज याद रखना। 1 पर आंसर मुझे 1 ही देगा, 3 पर आंसर 3 देगा, 5 पर 5 देगा, -2 पर -2 देगा। लेकिन तो 0 पर 0 ही देगा आंसर, लेकिन 1 पर मुझे सीधा आंसर ये क्या पहुंचा देगा? 1 पहुंचा देगा। 2 पर ये सीधा आंसर मुझे क्या पहुंचा देगा? 2 पहुंचा देगा। ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है। सिमिलरली -1 पर ये मुझे क्या आंसर दे देगा? -1। ठीक है, -2 पर ये मुझे क्या आंसर दे देगा? -2। समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? अब बात आती है कि 0.1 दिया तो क्या आंसर देगा? भाई 0.1 पर भी आंसर क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है। 0.2 पर भी आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 0.3 पर भी आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है।
0.4 पर भी आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0.9999 तक आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बट 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि 1 पर सीधा आंसर क्या आ रहा है, 1। अब 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन जैसे ही 2 पर पहुंचेगा तो 2 पर ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि 2 पर आंसर 2 ही है, क्योंकि 2 इज एन इंटीजर। फिर ऐसे चलेगा 3 पर, फिर ऐसे चलेगा 4 पर, 5, एंड सिमिलरली यहाँ पर, क्योंकि -0.1 लाइज बिटवीन -1 एंड 0, तो लेफ्ट ऑफ इंटीजर मतलब -1 आंसर होगा हमेशा। तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ चलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और इसको हम लोग बोलते हैं द स्टेप फंक्शन, द लेफ्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में आया, द लेफ्ट इंटीजर फंक्शन, स्टेप, सीढ़ियां चल रही। तो अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेन रेंज की। तो डोमेन अगर आप देखोगे तो सारी वैल्यूज ऑफ एक्स है, सारी जितनी भी वैल्यूज ऑफ एक्स ले लो, सबके सब आप यूटिलाइज कर रहे हो, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, या डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। वेयर एज वाई, दैट इज द रेंज, द रेंज इज डिफाइंड, द रेंज इज डिफाइंड। व्हाट इज द रेंज डिफाइंड, व्हाट इज द रेंज डिफाइंड, क्वेश्चन इज दिस। सो द रेंज इज डिफाइंड एज, अगर आप देखोगे तो 0 पॉइंट, ये सबकी वैल्यूज पर आंसर 0 ही आ रहा है, 1 पर सबकी वैल्यू पर 1 आ रहा है, 2 के ऊपर 2 आ रहा है, 3 के ऊपर 3 आ रहा है, -1 पर -1 आ रहा है, -2 पर ये वाले सारे जितने भी नंबर थे इन पर -2 ही आ रहा है। कैन आई से इट इज ओनली z, दैट इज द रेंज इज ओनली इंटीजर्स। आंसर हमेशा क्या आ रहे हैं, सिर्फ इंटीजर आ रहे हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3। समझ में आया, मेरी ये वाली वैल्यूज देखो, y कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये पूरे 0.5, 0.6 कभी नहीं आ रहा आंसर, ठीक है, ये कभी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिर्फ इंटीजर्स को ही सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर माय रेंज इज इंटीजर्स, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पर, एंड प्रॉपर्टीज से खरीदेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर को खत्म। तो प्रॉपर्टीज क्या है यार, सबसे पहले बॉक्स ऑफ एक्स is equal to x when x is an integer, अगर 2 ही लिखा हुआ हो तो 2 ही होगा। अगर box of x where x is number which is not integer, तो उसको हम लोग लिखते हैं r माइनस है, नंबर which is not integer, ये आपने ठीक है पढ़ा हुआ है। तो आंसर हमेशा क्या होगा, आंसर हमेशा क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू हाउ मच, ये आपको ध्यान में रखना है। तो x इज अ नंबर विच इज अ डेसिमल पॉइंट, एक तरीके से डेसिमल नंबर। लेट्स सपोज 2.71, लेट्स सपोज 2.71। तो इसको मैं इक्वल्स टू नहीं बता सकता कि कितने के इक्वल आएगा, बट मैं ये बता सकता हूं कि अगर 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 आपका एक नंबर है x, तो इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन k एंड k+1, ठीक है। वेयर व्हाट इज k, व्हाट इज k, पहले तो ध्यान देना, x मैंने क्या लिया 2.71 लिया, लेट सपोज मैंने x क्या लिया 2.71 लिया। k मेरा क्या है, k मेरा यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, ध्यान देना, k मेरा क्या है, द इंटीजर पार्ट, द इंटीजर पार्ट दैट इज 2। सो देयरफॉर द बॉक्स ऑफ x विल ऑलवेज लाई बिटवीन, मतलब ये नंबर x, सॉरी ये नंबर x will always lie between k to k+1, मतलब इंटीजर पार्ट 2 से लेकर के 2+1 3 हमेशा लाई करेगा। एंड इसका आंसर क्या होगा, तो बॉक्स ऑफ x का इस कंडीशन में आंसर क्या होगा, हमेशा k आंसर होगा, हमेशा क्या आंसर होगा, k आंसर होगा। समझ में आ गया, ठीक है। आप इसको इधर इक्वल टू भी डाल सकते हो, क्यों इक्वल टू डाल सकते हो, क्योंकि अगर आपने x को 2 ले लिया बट फिर वो ये वाली कंडीशन नहीं है, तो इक्वल टू मत डालो। मैं जो कंडीशन बोल रहा हूँ उसके हिसाब से देखो, तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू k हो जाएगी। जैसे कि आपको 2.71 दिए, 2 से लेकर के 3 में लाई करते हैं 2.71, अगर मैं इसका बॉक्स लूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है, पता लग गया। और इसकी एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होती है बॉक्स ऑफ x प्लस के,
बॉक्स ऑफ x प्लस के। अब यहाँ पर k क्या है, इस कंडीशन में k क्या है, k इज एन इंटीजर, k इज अ सेपरेट इंटीजर, ठीक है। एंड आपका बॉक्स ऑफ x जो होगा वो होगा x कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, बॉक्स ऑफ x प्लस के अगर कभी भी इंटीजर हो तो आप इसको सेपरेट आउट ऐसे कर सकते हो। कैसे, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, के आपका 3 है, के आपका 3 है, x आपका अभी भी 2, अच्छा यही केस ले लेते हैं, x आपका क्या है 2.71, के आपका क्या है 2, तो आंसर क्या होगा 4.71। 4.71 का आंसर क्या आएगा, उसका बॉक्स 4 आएगा क्योंकि लेफ्ट में 4 लिखा है, ठीक है। 4.71 लाइज बिटवीन 4 and 5, तो देयरफॉर योर आंसर विल बी 4, ठीक है। लेट्स चेक, के क्या है 2, इंटीजर था, 2 को 2 लिखो, बॉक्स ऑफ 2.1 x आ गया ना, तो बॉक्स ऑफ 2.1 क्या होता है, 2 ही होता है, 2 + 2 आंसर आ गया 4, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो यहां पर यार आज के लेक्चर में आपने 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़े जो सबसे डिफिकल्ट फंक्शंस बोले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन पर क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट बनते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन पर इसीलिए मैं लेक्चर लाया, अब 3 बचे हैं, ठीक है, वो मैं 3 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर खत्म करूंगा। सो विद दिस आई एंड दिस लेक्चर अप, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। ये प्रॉपर्टीज थोड़ी सी ध्यान में रखना, ये और ये, ठीक है ना। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, थैंक यू।